everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing well and keeping yourself healthy. So ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि इसमें मैं अपने 5 हैबिट बताऊंगी which helped me a lot in cracking all the 13 IIMs. Yes, ऑलमोस्ट जितने भी बेबी IIMs हैं, न्यू IIMs है, IIM शिलोंग एंड IIM कोझिकोड मैंने सारे कन्वर्ट किए थे. इसके अलावा MDI गुड़गांव, IMT गाजियाबाद, ये सारे भी मैंने क्रैक किए थे. एंड फाइनली मैंने निटी में एडमिशन लिया बिकॉज माई प्रेफरेंस वॉज टूवर्ड सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि जो लास्ट हैबिट है मेरी वो जनरली बहुत लोग भूल जाते हैं करना एंड लास्ट मोमेंट पे उनको याद आता है शिट काश मैंने वो कर लिया होता तो मुझे आज ये बहुत ज्यादा हेल्प करता. मैंने कैट 2 बार दिया है. फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने गलतियां की थी उससे ही मैंने सीखा है और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने उसको सुधारा है, उन सारी चीजों पे काम किया है. तो वो सारा एक्सपीरियंस गैदर करके ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ. तो आप अपना 1 साल भी बचा सकते हो अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो और सारी चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो की तो. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ. फिजिक्स वाला के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे. अगर नहीं जानते हो तो इन्होंने एक वेब सीरीज भी बनाई हुई है और आप इनका यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हो. ये MBA वाला के नाम से इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है एंड दे हैव कम अप विद कैट 2023 पायनियर कोर्स. और ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 5,999 रुपीज में मिल रही है. ये ऑफर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 20th जनवरी तक. एंड इनके कोर्स में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी. उसके अलावा इनके रिकॉर्डेड वीडियोज हैं आपको वो भी मिलेगा. 24/7 डाउट सॉल्विंग है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स है, मॉक है. सो एक फुल ऑन कोर्स है. जब आप MBA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो तो जो पूरा एक कोर्स मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल से लेकर के PDFs और मॉक और उसके बाद आपके डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें इनमें अवेलेबल है. अगर आप मेरा कोड यूज करोगे AS500 तो आपको एडिशनल 500 का और डिस्काउंट मिलेगा. तो आपका कोर्स अराउंड 5,500 के आसपास पड़ जाएगा. ये बहुत ही अच्छी डील है हर MBA एस्पिरेंट के लिए. मेरा काम आपको सिर्फ बताना था. आप इनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो. मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो. अगर आपको सही लगता है तो आप इनके कोर्सेज जरूर खरीदो एंड आप मेरा कोड यूज करना मत भूलना क्योंकि आपको एडिशनल 500 का डिस्काउंट मिलेगा. सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सो नंबर 5 पे है रीडिंग. अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी MBA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हो जैसे ZAT, IIFT, SNAP, VARC, वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हर किसी एग्जाम्स में है तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर करना है. आई वॉज अमंग वन ऑफ द स्टूडेंट जिसको रीडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. स्टिल मैंने ये हैबिट डेवलप की. मैंने धीरे 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 करके ये बिल्ड किया और फाइनली अब ऐसा है कि मैं अभी तक रीड करती हूँ एंड आई लव रीडिंग. रीडिंग में आपका फर्स्ट आ जाएगा न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर आपको पढ़ना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आपका GD होगा और इंटरव्यू होंगे तो उसमें आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये जो चीज़ है वो सिर्फ इंटरव्यू तक खत्म नहीं होता. जब आप MBA में जाओगे फिर आप कंपनीज के लिए बैठोगे तो वहां पे भी आपको ये रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा काम आएगी. उसके अलावा मैं आर्टिकल्स पढ़ती थी जैसे एऑन वॉज वन ऑफ माई फेवरेट वेबसाइट. वहाँ पे तरह तरह के आर्टिकल्स होते थे. जैसे हमारे VARC में जो आर्टिकल्स आते हैं कई बार ऐसा होता है VARC में जो हमारा पैसेज होता है वो डायरेक्ट एऑन से लिए हुए होते हैं एंड एऑन के आर्टिकल थोड़े टफ होते हैं कॉम्प्रिहेंड करने में. सो स्टार्टिंग का 1 वीक वॉज लाइक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. जब मैं एऑन के आर्टिकल पढ़ती थी ऐसे दिमाग से ऊपर चला जाता था. बट जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो इस चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की कॉम्प्रिहेंड करने में कि फ्लो क्या है पैसेज का, ऑथर कहना क्या चाहता है. एंड एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी करती थी कि मैं जब भी किसी भी चीज़ को रीड करती थी तो मैं टाइमर ऑन कर देती थी. इस बीच में मैं ब्रेक नहीं लेती थी ताकि मुझे रीडिंग स्पीड पर मिनट पता चले. एंड रीडिंग स्पीड पर मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैंने अपनी जो सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी है वो जनवरी 2020 से स्टार्ट की थी. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सितंबर अक्टूबर का स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था इस ट्रिक को फॉलो करते हुए. और तीसरी चीज़ जो मैं पढ़ती थी नॉवल में मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ती थी जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द अल्केमिस्ट. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है जो बुक्स मैंने पढ़े थे और बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए और ऐसे मेरे में कामनेस रखने के लिए. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. चाहो तो वो लिंक खोल कर देख सकते हो कि किन किन बुक्स के बारे में मैंने बताया है. प्रिपरेशन का टाइम सिर्फ 2 या 3 महीने का नहीं था. फॉर मी इट वॉज जनवरी टू नवंबर जब तक मैंने एग्जाम नहीं दिया था एंड वो उसके बाद भी कंटिन्यू हुआ था. मेरा कोई कॉलेज कन्वर्ट नहीं हो गया था तो अराउंड 1 ईयर क्योंकि आपका कॉलेज कन्वर्ट होने में मार्च तक का टाइम तो चला ही जाएगा. आप हर दिन
मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो, इसलिए ये बुक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरी। एंड मेरे सोचने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज कर किया था, और जिन चीज़ों को मैं किसी और नज़रिए से देखती थी, अब मैं उसको दूसरे नज़रिए से देखती हूँ। फोर्थ वन वॉज राइटिंग। राइटिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे इंजीनियरिंग में एवरीथिंग वाज प्रैक्टिकल साइंस। आप फोर्स निकालते हो, आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हो, स्ट्रेस निकालते हो। मैंने राइटिंग बहुत किया नहीं था। वीकेस्ट जो पॉइंट था ना, वो VARC ही था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो LRDI और क्वांट मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। बट VARC वॉज समथिंग कि जिसको मुझे कॉम्प्रीहेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और मुझे पता था जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मुझे वैट देना होगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो उसकी तैयारी भी मैं 1 साल पहले से कर रही थी। बट मैंने सोच कर कुछ हुआ था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने लॉन्ग टाइम के लिए राइटिंग की तो उसका रिजल्ट ही कुछ और हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं डेली डायरी राइटिंग करती थी। मैंने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, जैसे एऑन पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, या मैंने कोई न्यूज़ पढ़ा, कुछ भी, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, या फिर डे टू डे जो मैं ऑब्जर्व करती थी, मैंने एक डेली प्लानर में एक टाइम लिख रखा था कि आधे घंटे के बीच में आज मैंने जो भी पढ़ा है या फिर मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है मैं उसको लिखूंगी। तो मैं डेली लिखती थी, और लिखने के बाद फिर मैं उसको ग्रामरली में डालती थी एंड देखती थी कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ पे मेरे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, एंड दैट्स हाउ आई इम्प्रूव माई राइटिंग। एंड उसके बाद मैंने कंटेंट राइटिंग भी शुरू की, एंड आई स्टार्टेड टू राइट ऑन लिंक्डइन, एंड लिंक्डइन पे भी बहुत अच्छा चला। व्हेन यू राइट ना, व्हाट हैपन इज कि आपने जो पढ़ा हुआ होता है, आपका रिटेंशन पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस चीज़ का मुझे फ़ायदा तब हुआ जब मैं पर्सनल इंटरव्यू में बैठती थी, और अगर वो मुझसे कुछ पूछते थे क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में क्या एडिशनल पंचिंग पॉइंट डालना है जिससे सामने वाला इंटरव्यू इंप्रेस हो जाए। तीसरी हैबिट जो मैंने डेवलप की थी वो था मेडिटेशन का। अब आप बोलोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसका एग्जाम से क्या रिलेशन है, बट इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। When I was preparing for my exam, there was a time I was feeling demotivated and facing a lot of problem in concentration. So मैंने कहीं पे वीडियो में देखा था और पढ़ा भी था कि when you do meditation से आपका concentration improve होता है। कभी भी मैं मॉक देती थी तो क्या होता था कि मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मतलब मैंने सारे फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, सब कुछ था, बट वो जो टाइमर चलता रहता था ना, मेरी नज़र बार बार उस टाइमर पे जाती थी, और उससे क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती थी कि अब तो सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, अब सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं कैसे करूँगी। तो उस चीज़ से भी मुझे ओवरकम करना था। मेडिटेशन स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो ऐसा लगा कि 10 मिनट भी आंख बंद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट आज तक ये फॉलो होता आ रहा है। मैं कम से कम 30 मिनट मेडिटेशन तो करती ही थी। ही मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई। मैं ऐसे पॉजिटिव माइंड से जाती थी कि मैंने अगर सिलेबस किया है, मैंने अगर क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो वहाँ पे भी बनेंगे ही। आउट ऑफ सिलेबस तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। व्हेन आई स्टार्टेड टू राइटिंग माई मॉक्स विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, माई परफॉर्मेंस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। मतलब जहाँ मैं 70 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल स्कोर करती थी, डायरेक्ट मैं 90, 95, 98 एंड हाईएस्ट स्कोर तो मैंने 99 किया था। चाहे कोई भी कितना भी पैनिक वाला सिचुएशन हो एग्जाम में, जैसे मैं जब मैं कैट भी देने गई थी तो LRDI वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब मैं सबसे ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर LRDI में ही करती थी। और पेपर इतना टफ था हमारे टाइम पे, कैट 2020 का 3rd स्लॉट का LRDI बहुत टफ था, आप सर्च भी कर सकते हो। एग्जाम के बीच में कैसे मैंने अपने आप को काम किया, वो चीज़ मेडिटेशन की वजह से ही हो पाई, मैं कह सकती हूँ। और जो सेल्फ हेल्प बुक मैंने पढ़ी थी, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है कि मेरा कैट का एग्ज़ाम रियल एक्सपीरियंस कैसा रहा था, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप वो भी देखना कि एग्ज़ाम के टाइम पे एक स्टूडेंट के ना दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, और किन किन चीज़ों से ओवरकम करके हम जैसे स्टूडेंट्स थॉट्स को फाइट करते हैं और सक्सेस करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका टास्क प्लानर। टास्क प्लानर देखो 2 तरह के होते हैं। पहला तो आप जब प्रिपरेशन जैसे आज से स्टार्ट करोगे, तो अभी से लेकर के नवंबर आप हटा दो, नवंबर इज लाइक रिवीजन टाइम। नवंबर में आपको नया तैयारी कुछ नहीं करना है, नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, तो आपके पास टाइम सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर तक का है। तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक का एक एक्सेल शीट बनाओ, उस शीट में जितने सारे भी आपके सिलेबस हैं उन सिलेबस को लिखो, और एक एक टाइमलाइन अपने आप को डेडलाइन दे दो, डेडलाइन सेट कर दो कि मैं जनवरी तक पूरा अरिथमेटिक कर लूंगा। इस तरीके से पूरा अपना एक डेडलाइन सेट कर लो।
टास्क ट्रैकर जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको ये ट्रैक करने के लिए कि आपके कोर्सेज कितने ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, आगे आपको और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। एंड हाँ, ये आपको टाइम वेस्ट करने से भी बचाता है। अगर आपको पता होगा कि मुझे जनवरी एंड तक अपना अरिथमेटिक कंप्लीट करना है, तो जैसे ही जनवरी आएगा और अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे ना, तो एक प्रेशर बिल्ड होने लगेगा आपके माइंड में कि अगर इसका टाइम जा रहा है, मैंने जो नेक्स्ट प्लान करके रखा है फिर वो डिले होगा और टाइम सिर्फ अक्टूबर तक का ही है। तो वो जो प्रेशर जब बिल्ड होगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपना काम टाइम पे करना शुरू कर दोगे। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको डेली रूटीन एक बना करके रखना है। यस, एक डेली रूटीन का चार्ट बना लो। मैं क्या करती थी कि मैं एक डायरी लेती थी, उस डायरी में मैं डेली रूटीन का मतलब जो जो काम मेरे को करने हैं, नंबर ऑफ वर्क्स जो है मेरे, वो मेंशन कर देती थी। किस टाइम से किस टाइम के बीच में करना है वो भी मैं मेंशन कर देती थी। टाइम देखो ऊपर नीचे हो सकता है, बट जब आप सोने जाओ ना, तो सारी जगह पे टिक 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 होना चाहिए। मुझे सेक्शनल टेस्ट देना था, मैंने वो छोड़ दिया, फिर वहां पे मैं क्रॉस करती थी, तो उसको देख करके मुझे खुद भी खराब लगता था और लगता था नहीं नहीं, मेरी तैयारी पीछे जा रही है इससे। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करती थी ऐसा, मतलब फिर मैं इस चीज़ को करने से बचती थी। तो अपना डेली प्लानर भी बना लो और उसके अलावा एक टास्क ट्रैकर भी बना लो, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत हेल्पिंग होता है। नाउ द लास्ट थिंग इज मेकिंग नोट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोचिंग में पढ़ाया गया, उन्होंने लिखा अपनी नोटबुक में एंड उसी टाइम पे वो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं एंड उसी के साथ साथ नीचे वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाते हैं। जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा, उसी में आप काटा पिट्टी करते हो, फिर वो आपकी कॉपी, नोट्स कॉपी कम और ओवरऑल प्रैक्टिस कॉपी ज़्यादा लगती है। तो नोट्स की हमेशा सेपरेट नोटबुक बनाना। मैं क्या करती थी कि कोचिंग में जो मैंने पढ़ा है उसके बाद फिर मैं रात को उसको रिवाइज करती थी कि आखिर मुझे आज पढ़ाया क्या क्या गया है। जो कॉन्सेप्ट्स होते थे, जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स होते थे या फिर माइनर कॉन्सेप्ट्स होते थे, मैं हर एक चैप्टर का नोट्स बनाती थी प्रॉपर। और एक नोट्स का कॉपी मेरा अलग था, उसमें मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उसमें फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। जब एग्जाम आए, मतलब जब आपका नवंबर आए और आप सब कुछ रिवाइज करो, तो आपके पास किसी सीरीज बाय सीरीज आपके पास सारे चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट नोट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब कुछ उसमें एक जगह पे हो। मुझे 4-5 कॉपी निकाल करके नहीं देखना पड़ी कि अरे मैंने कहाँ पे क्या किया था, कहाँ पे क्या किया था। मैं सिर्फ एक कॉपी उठाऊं। ये मुझे मॉक के टाइम पे भी एक्चुअली बहुत हेल्प करता था। जब मैं मॉक देने जाती थी, मुझे जितना पढ़ाया गया है मैंने फटाफट से पेज पलट, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे मैं फटाफट से उनको पढ़ती थी एंड मैं चली जाती थी। उससे मेरा टाइम सेव होता था, एनर्जी सेव होता था और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखती थी। तो यही थी वो लास्ट चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है और बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं करने में। ये चीज़ मैंने भी मिस की थी जब मैं पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कैट की तैयारी की थी। मैं क्या करती थी, मैं कोचिंग जाती थी, उन्होंने जो पढ़ाया मैंने उसको लिखा, फिर उसी में रफ भी किया, उसी में आकर के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, फिर अगले दिन जाकर के फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रही हूँ, 3-4 कॉपी हो गए थे एट द एंड। फिर मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं इस कॉपी को पढूं, इस कॉपी को पढूं। इट वॉज वेरी अनऑर्गेनाइज। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना कि कैसे आपको अपने नोट्स सेपरेट बुक में रखने हैं और ऑर्गेनाइज रहना है। सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सा आप फॉलो करोगे अपनी कैट की प्रिपरेशन में, आगे जर्नी में। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। डू सजेस्ट सम वीडियोज़ जो आप जानना चाहते हो, जिसके साथ मैं आऊँ और आप लोगों को एजुकेट करूँ, आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप रॉकिंग इट गाइस, बाय बाय।